नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरकेजी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आज दो बड़े आर्टिकल की चर्चा होने वाली है। पहले नंबर का जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा, ये आर्टिकल पार्टिकुलरली बजट के एलोकेशन से रिलेटेड है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हाल फिलहाल में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें कुछ पैसा सरकार राज्य सरकारों को हेल्थ सेक्टर में खर्चा करने के लिए देती है। बहुत सारी स्कीम ऐसी हैं जो कि केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं, लेकिन उसमें योगदान राज्य सरकारें भी दे रही हैं। उनको भी अपने जेब से खर्चा करना है, केंद्र सरकार ज़्यादा वहन करती है खर्चे का। तो अभी हाल फिलहाल में समस्या ये पैदा हो रही है कि बहुत सारा जो फंड है उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। वो पैसा जहाँ खर्चा होना चाहिए वो खर्चा नहीं हो रहा है। इसका क्या रीजन है और कैसे करके इस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला आर्टिकल इस चीज से रिलेटेड है। इसके बाद अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये कावेरी नदी जल विवाद से रिलेटेड है। इसमें वैसे देखा जाए तो केरल भी शामिल है, पुदुचेरी भी शामिल है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु भी शामिल है। मतलब मुख्य रूप से देखा जाए तो जो लड़ाई झगड़ा है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में ही रहता है। दोनों के बीच में इसके जल के बंटवारे को लेकर के काफी विवाद चला आ रहा है। ये विवाद आज से बहुत पुराना है, अंग्रेजों के समय से ही ये विवाद चला आ रहा है। इसको निपटाने के लिए बहुत सारी संस्थाओं का गठन किया गया, बहुत सारी अथॉरिटीज का निर्माण किया गया है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी हमको देखने को मिले हैं जिसमें क्लियर कर दिया गया है कि किस राज्य को कितना पानी मिलेगा, कौन से महीने में कितना मीट्रिक पानी आपको देना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्थाएं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा चुकी हैं। इसके बावजूद भी हम देखेंगे ना, हमेशा ये आरोप लगते रहता है ऊपर वाले राज्य के ऊपर, क्योंकि नदी वहीं से आ रही है, नीचे वाले राज्य को पानी नहीं मिल पा रहा पर्याप्त। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि बारिश में पर्याप्त पानी नहीं गिरा है, या फिर जो ऊपर वाला राज्य है, मान के चलो कर्नाटक की यदि हम बात कर लें, कर्नाटक ने बहुत सारे बांध बना लिए हैं, बिजली बना रहा है, सिंचाई के लिए इसके जल का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब कुछ रीजन भी हो सकते हैं कि नीचे वाले राज्यों को पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो कावेरी जल डिस्प्यूट है, इसके बारे में यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं एडिटोरियल के माध्यम से। शुरुआत करते हैं दोस्तों इस आर्टिकल की, जो कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। कावेरी जल विवाद से संबंधित मुद्दे की चर्चा यहाँ पर हम करने वाले हैं। 250 शब्दों में हमको आंसर राइटिंग करना है। तो इसके लिए हमें ये समझना है कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो कि इस विवाद से जुड़े हुए हैं, कौन कौन से राज्य हैं, इसके अलावा कौन कौन सी अथॉरिटीज़ बनाई गई है, बीच में सुप्रीम कोर्ट भी सामने आया है, ताकि सही मात्रा में सभी राज्यों को बराबर, मतलब बेहतर मात्रा में पानी अवेलेबल हो सके। अभी बारिश यदि अच्छी होती है तो सबको बराबर मात्रा में पानी मिल जाएगा, लेकिन यदि मौसम खराब होता है, इसके अलावा जब गर्मी का सीजन आएगा ना, उस समय में राज्यों के बीच में विवाद बढ़ते जाता है। ये लोग कहते हैं कि हम नीचे वाले एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु राज्य बोलेगा कर्नाटक को कि ऊपर वाला हमको पानी नहीं दे रहा है पर्याप्त मात्रा में। उसने बांध बना लिया है, उसने डैम बना लिया है, उसने तालाब बना लिए हैं, अपने पानी का इस्तेमाल वो वहाँ पर करता है। वाटर क्राइसिस के समय में आप ये नहीं कह सकते हैं कि फिर सबको बराबर बराबर जितना पानी मिलना था उतना ही पानी मिले। इस समय में आप ये ध्यान में रखेंगे कि किसको कितने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक इम्पार्शियल वर्ड यूज़ किया गया है जिसका मतलब होता है ट्रीटिंग ऑल राइवल्स और डिस्प्यूटेंट इक्वली, फेयर एंड जस्ट। आप ये नहीं कह सकते हैं कि जितने भी जो डिस्प्यूटेंट हैं, जितने भी इसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं, इनको आप इक्वल नहीं मान सकते हैं। कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू इक्वल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को कम या ज़्यादा पानी की आवश्यकता जरूर होगी। तो इन सब बातों को यहाँ पर हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कावेरी वाटर अवेलेबिलिटी की यदि हम बात करें तो तमिलनाडु एंड कर्नाटका सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई के महीने की बात करें, यहाँ पर हमको एक ड्रामेटिक चेंजेस
से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, पार्टिकुलरली कावेरी रिवर के जल की मात्रा में। जैसे कि आज के समय में अब डेफिसिट वाली कंडीशन नहीं रह गई है, डेफिसिट से ओवर सरप्लस वाली कंडीशन हमको दिखाई दे रही है कावेरी रिवर पर। तमिलनाडु रिसीव्ड इट्स एंटायर शेयर, तमिलनाडु को भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल गया है। इवन मार्जिनली हायर, यहाँ तक कि जितना उसको बोला गया था उससे कहीं ज़्यादा पानी उसको मिल जा रहा है जुलाई एंड अगस्त के महीने में, जो कि कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के माध्यम से बोला गया था एंड फाइनल अवार्ड आया था 2007 का। इसको फिर से मॉडिफाई कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से फरवरी 2018 में। तो आप ये देख सकते हैं कि अब तमिलनाडु को बाद के हफ्तों में जो एक्स्ट्रा प्रवाह है वो कंटिन्यू जारी भी रहा है। अब पानी की मात्रा की यहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई जो निचले राज्य हैं इनको कितनी मात्रा में पानी प्रोवाइड करना है। 2 सितंबर तक देखा जाए तो जो निचले वाले राज्य हैं वो रिसीव करते हैं 181 टीएमसी फिट पानी 1 जून से ही यदि देखा जाए तो, जो कि इनॉग्रल डेट मानी जाती है किसी भी वाटर ईयर की। एंड ये कब तक चलेगा? मई 2025 तक चलेगा। और उस समय में कितना पानी की कैपेसिटी बताई जा रही है? 177.25 टीएमसी फीट। अब हम बात करते हैं कि जो ट्रिब्यूनल गठित किया गया था, जो कोड गठित किया गया था, यहाँ पर तमिलनाडु के शेयर को फिक्स कर दिया गया है कि तमिलनाडु को कितना पानी मिलने वाला है। आप देख सकते हैं अलग अलग महीने में कितने पानी उसको मिलने वाला है। तो जुलाई के महीने में 31.24 टीएमसी फिट पानी मिलेगा। अगस्त के महीने में 45.95 टीएमसी फिट। एंड वहीं यदि देखें सितंबर के महीने में तो 36.76 टीएमसी फिट पानी की ज़रूरत उसको पड़ेगी, या फिर इतना पानी उसको देना पड़ेगा। टीएमसी फिट का मतलब होता है 1000 मिलियन क्यूबिक फीट। ये एक यूनिट ऑफ मेज़रमेंट है जो कि इंडिया में अपनाई जाती है। इसके माध्यम से हम पानी के वॉल्यूम को मापते हैं, चाहे वो कोई रिजर्वायर हो चाहे वो रिजर्वायर हो। 1 टीएमसी बराबर होता है 2831 करोड़ लीटर ऑफ वाटर के बराबर। तो टीएमसी 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट में ही इसकी मात्रा यहाँ पर बताई जा रही है। आगे देखें मानसून का कितना ज़्यादा महत्व है। मानसून काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है ना, ये काफ़ी क्रूशियल माना जाता है दोनों राज्यों के लिए। ये रिप्रेजेंट करता है वेटेस्ट पीरियड फॉर कर्नाटका एंड यील्ड द हाईएस्ट क्वांटम ऑफ वाटर फॉर तमिलनाडु। यदि बेहतर मानसून रहेगा तो बेहतर मात्रा में तमिलनाडु को भी पानी मिल पाएगा। लेकिन जो कंडीशन है, हर 3 में से एक बार, हर 3 साल में से 1 साल ऐसा रहेगा जहाँ पर हमको डिस्ट्रेस देखने को मिलता है, जहाँ पर पानी की कमी हमको दिखाई देती है। ये हम डाटा सेट उठा करके देखें पिछले 30 साल का, 1994-95 से 2023-24 तक का। यहाँ पर 11 ओकेज़न ऐसे आए हैं, ठीक है, जहाँ पर ये रियलाइजेशन हुआ है कि जो जून से लेकर के सितंबर का महीना होता है वाज लेस देन 100 टीएमसी फिट एज अगेंस्ट स्टिपुलेटेड 123.14 टीएमसी फिट। 11 बार ऐसा हुआ है कि 123 से कम हो गया है पानी, क्योंकि मौसम या फिर मानसून के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। अब ऐसी कंडीशन में जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इनके जो डिसीजन है वो ना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कावेरी रिवर अथॉरिटीज़ की चाहे हम बात कर लें यहाँ पर, ठीक है, तो अलग अलग जो संस्थाएं बनाई गई हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। CWMA बनाया गया है, CWRC बनाया गया है, कावेरी रिवर अथॉरिटी बनाई गई है। अब इतनी सारी जो संस्थाएं बनाई गई हैं, इन संस्थाओं की असली टेस्टिंग होती है 2023-24 के दौरान में। उस समय कहना चाहिए बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस लोग झेल रहे थे, पानी का क्राइसिस चल रहा था साउथ वाले एरिया में। कावेरी रिवर अथॉरिटी की बात करें
ये इसकी जो पुरानी संस्था थी ना उसको ख़त्म कर दिया गया है। कावेरी रिवर अथॉरिटी विच वाज ए हाई प्रोफाइल सेटअप। कैसे हाई प्रोफाइल सिस्टम है ये? क्योंकि चेयरपर्सन के तौर पर प्राइम मिनिस्टर इसमें बैठते हैं। सब जितने भी जो बेसिन स्टेट हैं, जैसे कि इसमें तमिलनाडु है, कर्नाटक है, पुदुचेरी है, केरल है, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर बैठते हैं एज ए मेंबर के तौर पर। वहीं CWMA का हेड रहेगा एक ठो, जो कि फुल टाइम ऑफिशियल रहता है। साथ ही साथ इसमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी रहते हैं, सभी स्टेट के वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के लोग भी इसमें बैठते हैं। हालांकि देखा जाए इस अथॉरिटी ने जो अभी तक डिसीजन लिया है उस डिसीजन से राज्य खुश नहीं है। ठीक है, वो और भी ज़्यादा चाहते हैं कि हमें पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, लेकिन जो परफॉर्मेंस है CWMA का, CWRC का, आप ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस से हम सेटिस्फाई हैं। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की जो संस्थाएं बनाई गई हैं इसमें कौन कौन सा इम्प्रूवमेंट हमको लाने की ज़रूरत है। पहले नंबर की बात यह है, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उनके फंक्शनिंग में, चाहे दोनों अथॉरिटीज़ हो चाहे कोई भी कमेटी हो। इनको पब्लिक करना पड़ेगा, सार्वजनिक करना पड़ेगा। साथ ही जितना जल्दी से जल्दी हो सके उनके डिसीजन को राइटिंग में जनता तक पहुंचाने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम इंटेंस वाटर कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ले, जैसे कि कावेरी नदी की बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जितनी भी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं इन द टाइम ऑफ क्राइसिस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी फेयर। ऐसे समय में आप ये नहीं सोच सकते कि सभी के साथ में ही आप भला करेंगे, किसी न किसी के साथ में तो आपको कम ज़्यादा या फिर बुरा करना ही पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाती है। इसके बाद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बोला जाता है। हालांकि जो एक्सटेंशन है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में, जैसे कि कितना पानी अवेलेबल है, कितना आप दे रहे हो, इसके लिए एकदम ऑथेंटिक जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद मैन पावर की करी जाती है कि भाई मैन पावर की शॉर्टेज नहीं होना चाहिए। इफ़ेक्टिव तरीके से ये संस्थाएं काम करें, इसके लिए उनके पास में बेहतर मैन पावर होना चाहिए। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है उसको इंटरवेन करना चाहिए और इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद अथॉरिटी शुड इनलार्ज इट्स कंपोजिशन। इसके अलावा इसमें जो संस्थाएं कहना चाहिए, जो अथॉरिटी बनाई गई हैं ना, उनका जो कंपोजिशन है उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैठा सकते हैं अपनी मीटिंग में। इसको आप मल्टी डिसिप्लिनरी बनाइए, मिक्स ऑफ ऑफिशियल होना चाहिए, नॉन ऑफिशियल भी आप बैठा सकते हैं, जैसे कि फार्मर, एनवायरमेंटलिस्ट एंड इंडिपेंडेंट वाटर एक्सपर्ट लोगों को भी आप यहाँ पर बैठा सकते हैं। इसके बाद चेन्नई से भी हम कुछ सीख ले सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार एक एग्जाम्पल पेश कर सकती है चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड एक्ट का। चेन्नई एक कानून लेकर के आया है जो कि प्रोवाइड करता है 6 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड में 6 नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर बैठेंगे, ठीक है, इस वाटर एजेंसी के, विच इंक्लूड पर्सन टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। लोगों की आवाज़ उठाने के लिए ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर रखा गया है। साथ ही साथ इंडस्ट्री हो चाहे वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो, सब जगह से आदमी उठा करके यहाँ पर डाले गए हैं। अब यहाँ पर एक दिक्कत हो जाती है कि जो अथॉरिटी बनाई गई है CWMA, ये रिकमेंडेटरी टाइप की है केवल, लेकिन रिकमेंडेटरी नहीं होना चाहिए। रिकमेंडेटरी है तो रिकमेंड बस करेगी, करना है चाहे मत करो, ये आपके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ों से रिकमेंडेटरी से मैंडेटरी चीज़ें बनाने की हमको ज़रूरत है। इसके बाद नॉन ऑफिशियल एनवायरमेंटलिस्ट की प्रेजेंस इसमें होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी ध्यान रखेगी ऑफ द मच वेंटर्ड रिवर मोर सीरियसली इन द व्यू ऑफ चैलेंजेस बीइंग काज्ड बाय क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के चलते चलते जो समस्याएं पैदा हो रही हैं रिवर में, उनको भी सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश करी जाएगी।
इसके बाद वाटर शॉर्टेज की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो बंगलुरु है ना, बंगलुरु में ड्रिंकिंग वाटर का शॉर्टेज हमको देखने को मिला था कर्नाटका में। अब इसके लिए क्या क्या हुआ, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की अपने इस जजमेंट में बोला कि 4.75 जो TMC फिट पानी है वो और भी ज़्यादा एलोकेट किया जाए कर्नाटक बंगलुरु को। इसके अलावा कर्नाटक गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रेसिंग फॉर इम्प्लीमेंटिंग 9,000 करोड़ मेकेडाटू बैलेंसिंग रिजर्वायर कम ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। इसके अलावा कर्नाटक की सरकार भी इसमें प्रयास करी कि हम एक प्रोजेक्ट को लेकर के आते हैं जिसकी कीमत है 9,000 करोड़ रुपया की। वहीं प्रेजेंट कंडीशन की बात करें तो जो मेकेडाटू प्रोजेक्ट है इस बिफोर द सेंट्रल वाटर कमीशन। तो अभी हाल फिलहाल में मेकेडाटू प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है कर्नाटका में। मेकेडाटू परियोजना केंद्रीय जल आयोग के पास में चली गई है। इसके बाद थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है, दो लोगों के बीच में विवाद सुलझ नहीं रहा है तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आना जाहिर सी बात है। इसमें यूनियन गवर्नमेंट हो सकती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट आ सकता है। तो थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है वो जांच करेगा मेकेडाटू प्रोजेक्ट कैसा है, अदर जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं उससे क्या असर पड़ेगा। साथ ही साथ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं कावेरी में, अप स्ट्रीम एरिया में, मेट्रो रिजर्वायर में, इनकी भी जांच पड़ताल हो सकेगी। अगला जो आर्टिकल यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, ये वाला आर्टिकल केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को पैसा जो दिया जाता है बजट के माध्यम से कि आप मेडिकल के सेक्टर में इस पैसे को खर्चा करिए। अब ये जो पैसा सरकार खर्चा कर रही है या फिर केंद्र सरकार दे रही है राज्यों को, इसमें सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम आ जाती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर जो स्कीम होती हैं इसमें केंद्र सरकार या तो कहना चाहिए ज़्यादातर पैसा अपना ही लगाएगी या तो फिर कुछ मात्रा में बोलेगी राज्य सरकारों को कि आप भी थोड़ा बहुत मदद करिए। तो इन स्कीम के माध्यम से बजट का एलोकेशन करती है सरकार हेल्थ सेक्टर में। बजट के एलोकेशन से रिलेटेड यहाँ पर कुछ बातें हमको ध्यान में रखना है, जैसे कि फिजिकल स्पेस क्या है, मतलब कितना गैप है, कितने की ज़रूरत है, कितना खर्चा हो चुका है, इस चीज़ की जानकारी होना चाहिए। दूसरी नंबर की बात यह है गुड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए स्टेट लेवल पर। इसका मतलब ये है कि पैसा तो मिल गया है लेकिन इसको खर्चा करेंगे तो जो ऑपरेशन है, जो कामकाज है, इसका जो फ्रेमवर्क है वो बेहतर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पता ही ना चले कि पैसा कहाँ चला गया, ऐसी कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल स्पेस का ध्यान रखना है, साथ ही साथ गुड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए स्टेट लेवल पर। केंद्र सरकार कहाँ पर पैसा खर्चा करती है, तो केंद्र सरकार जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के माध्यम से बजट का पैसा देती है किसको, राज्य सरकारों को। तो बजट में जो पैसा एलोकेट कर रही है सरकार, तो सरकार कहती है कि हमारी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ना उसमें आप ये पैसा को फंसाइए। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं वो ऐसे प्रोग्राम हैं जो कि इम्प्लीमेंट करे जाते हैं स्टेट के द्वारा, लेकिन पैसा देता है सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट डिफाइन द शेयर ऑफ फंडिंग दैट स्टेट गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। इसमें केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी कि किसको कितना पैसा देना है, कब देना है। इसमें बहुत सारी स्कीम आ जाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसको सन 2000 में लॉन्च किया गया था। दिस प्रोवाइड ऑल वेदर रोड टू अनकनेक्टेड हैबिटेशन। तो जैसे कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसमें केंद्र सरकार 60 रुपये लगाएगी तो 40 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को लगाना पड़ेगा। इसके अलावा भी जैसे कि नेशनल एड्स एंड एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसको सन 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये सारी जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत आती हैं।
करेंटली देखा जाए 2 मेजर CSS इनिशिएटिव सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चल रही हैं। कौन कौन सी हैं? PM अभिम और HRHME। कौन कौन सी स्कीम है, ये नाम आप देख लीजिए यहाँ पर। एक है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स फॉर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। वहीं यदि हम बात कर लें PM अभिम स्कीम के बारे में, द फर्स्ट इज एम्ड एट बिल्डिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इस स्कीम के माध्यम से सरकार सोच रही है कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलेंगे, ABHWC जिसको बोला जाता है, डेवलप करेंगे ब्लॉक लेवल पर पब्लिक हेल्थ यूनिट, साथ ही साथ इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज की स्थापना करी जाएगी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की स्थापना करेंगे जिला लेवल पर। इसका गोल रखा गया था कि कैसे करके हम इंडिया की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको बेहतर बना सकते हैं फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए, जैसे कि पेंडेमिक वाली कंडीशन में। सेकंड नंबर की स्कीम है जिसका नाम है HRHME स्कीम। ये सेकंड इनिशिएटिव है जो कि मेडिकल पर्सनल को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसके लिए सरकार नए नए मेडिकल खोलेगी, नर्सिंग खोलेगी, पैरामेडिकल कॉलेज खोलेगी एंड इंक्रीज करेगी कॉलेज में सीट को। इससे क्या होगा, हमारे देश में ज़्यादा डॉक्टर, ज़्यादा नर्स अवेलेबल रहेंगे। एक और एस्पेक्ट ये है इस स्कीम का कि कैसे करके हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं हमारे ज़िला के अस्पतालों को एंड इनको अटैच करना है न्यूली एस्टैब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज के साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल में। जैसे आपके ज़िला में यदि कोई सरकारी अस्पताल है तो उसको कॉलेज के साथ में अटैच कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कॉलेज लेवल से भी बहुत सारी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है नई नई बीमारियों को की लड़ाई लड़ने के लिए। एक समस्या यहाँ पर पैदा होती है वो है लो फंड यूटिलाइजेशन की। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं, जैसे यदि हम PM अभिम स्कीम की बात कर लें तो जो 60% पैसा है वो हेल्थ ग्रांट्स के माध्यम से आ रहा है। ये चीज़ कही गई है 15th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से, लेकिन 45% ही इसका यूटिलाइजेशन हो पा रहा है। एक रिसेंट स्टडी आई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के माध्यम से, जो कि बताता है कि मात्र 45% पैसा ही 15वें नंबर के फाइनेंस कमीशन की तरफ से जो बोला गया था, ग्रांट दिया गया था, उसको यूटिलाइज़ किया गया 2021-22 से 2023-24 के बीच में। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? ठीक है, तो इसके पीछे जो रीज़न है, डिस्कशन विथ स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिकेट दैट द कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशन स्ट्रक्चर, इसको एग्जीक्यूट करना, क्रियान्वयन करने के लिए बहुत ही कहना चाहिए कठोर स्ट्रक्चर बनाया गया है, काफ़ी कठोर नियम कानून बनाए गए हैं। इसी से इसके यूटिलाइजेशन में हर्डल पैदा होता है। सेकंड नंबर की बात यह है, IDPHLS के एक कंपोनेंट के तौर पर स्टेट गवर्नमेंट से ये रिक्वायरमेंट रहती है कि आप इंटीग्रेट कर दीजिए गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज़ को अलग अलग वर्टिकल प्रोग्राम के साथ में, ताकि डुप्लीकेशन को रोका जा सके। इससे क्या होता है, जो एक्सटेंसिव रीऑर्गेनाइजेशन है एग्जिस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर का स्टेट लेवल पर, इसमें सिग्निफिकेंट प्लानिंग की ज़रूरत है, स्ट्रीमलाइनिंग की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ जाती, तब जा कर के आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तीसरे नंबर की बात यह है, जितने भी जो कंपोनेंट हैं जैसे कि BPHU, CCHB, इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन वर फंड एब्सॉर्प्शन इज ऑफन डिलेड बाय रिजिड प्रोसीजर्स। प्रोसीजर ही इतनी ज़्यादा बेकार है कि पैसा वो प्रोसीजर में ही चला जा रहा है, लोगों के हाथ तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, स्कीम तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसके अलावा फंडिंग ओवरलैप होने लग जाती, जैसे कि आपके पास में 100 रुपया है तो आप लेफ्ट हाथ से भी खर्चा कर दे रहे हैं, राइट हैंड से भी खर्चा कर दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ किस में पैसा खर्चा कर दिया हूँ। इसके बाद फैकल्टी शॉर्टेज की बात यहाँ पर करी जाती है। HRHME स्कीम के अंतर्गत यदि हम एलोकेट करना चाहते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कि यहाँ पर इसका बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए,
तो जो सैंक्शनड टीचिंग फैकल्टी की पोजीशन है ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाती है, इसलिए फैकल्टी जो टीचिंग वाली फैकल्टी कम से कम वो तो हमको पूरा करने की ज़रूरत है। एक स्टडी के हिसाब से देखा जाए जो कि सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ से आई है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि शॉर्टेज हमको देखने को मिला 40% से भी ज़्यादा टीचिंग फैकल्टी की पोजीशन में। 18 में से 11 न्यूली क्रिएटेड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इन द कंट्री। इसका मतलब ये है हमने मेडिकल कॉलेज तो खोल दिए हैं, लेकिन नए नए जो 18 खोले हैं ना, 18 में से 11 ऐसे हैं जहाँ पर 40% कमी हमको देखने को मिली। मतलब 10 की ज़रूरत है, 5 ही लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बाकी कैसे काम चलाएंगे? अतिथि शिक्षक के माध्यम से, प्राइवेट टीचर के माध्यम से। ऐसा काम हर जगह आज के समय में चल रहा है। CSEP की जो स्टडी सामने आई है, मतलब सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस की एक रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश में, जहां पर 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेटअप किए गए हैं 2019 से 21 के बीच में। यहां पर जो 30% ऑफ टीचिंग फैकल्टी पोजीशन है वो खाली थी 2022 में। आपके पास में स्पेशलिस्ट नहीं है तो मेडिकल कॉलेज को सेटअप करने का, अपग्रेड करने का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इसके अलावा जो चैलेंज है वो ये है कि कैसे करके आप एक्सटेंड कर रहे हैं CCHB को PM अभिम स्कीम के अंतर्गत, जिसकी जो गाइडलाइन है स्टाफ नॉर्म को लेकर के इसमें स्पेशलिस्ट के तौर पर बोला जा रहा है। इसके बाद फिजिकल स्पेस इन स्टेट की यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको आंसर राइटिंग की मुख्य लाइन में इस वर्ड को देखने को मिलेगा। जैसे ही हम शुरुआत करे थे तो उस समय में हमने फिजिकल स्पेस के बारे में चर्चा किया था। तो फिजिकल स्पेस कैसे पैदा हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट में, ये हमें समझने की ज़रूरत है। देखिए, आपको रेकरिंग जो कॉस्ट होती है, ठीक है, कैसे करके आप मेंटेन करेंगे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जो कि बिल्ड किया गया है PM अभिम स्कीम के अंतर्गत, HRHME स्कीम के अंतर्गत। तो जो रेकरिंग कॉस्ट है, इस रेकरिंग कॉस्ट को वहन कौन करेगा? रेकरिंग कॉस्ट कब होता है? ये रेगुलरली हमको देखने को मिलता है ऑफन एट रेगुलर इंटरवल एंड आर नेसेसरी फॉर ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। केंद्र सरकार ने स्कीम तो चालू कर दी है, लेकिन अब उसको ऑपरेशन में लाने के लिए भी तो कुछ खर्चा की ज़रूरत है। उस खर्चे को हम रेकरिंग कॉस्ट बोलते हैं। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को चलाना है तो इसके लिए खर्चा की ज़रूरत हमको पड़ेगी। अब इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि अब इनको एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत है। तो जो यूनियन गवर्नमेंट का सपोर्ट है ह्यूमन रिसोर्स का, ये केवल PM अभिम स्कीम के लिए है। कब? 2025-26 तक है। The ability of state to plan and support recurring expense beyond this period is vital for productivity of the incurred capital expenditure। 2025-26 तक केंद्र सरकार पैसा देगी। इसके बाद जो स्कीम से खर्चा आने वाला है उस खर्चा को स्टेट गवर्नमेंट कैसे करके वहन कर पाएंगी, ये यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है। तो राज्य सरकारों को ये ज़रूरत है कि राज्य सरकार की जो ज़रूरत है वो क्रिएट करें एक फिजिकल स्पेस रिक्वायर्ड टू सपोर्ट दिस इनिशिएटिव इन एडिशन टू कंट्रीब्यूशन टू द अदर CSS एंड देयर ओन स्टेट हेल्थ स्कीम। तो यहाँ पर उनको एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन चाहिए ताकि वो CSS स्कीम को पूरा कर सकें, अदर जो उनकी खुद की हेल्थ स्कीम है उनको भी वो पूरा कर सकें। वहीं यदि हम समरी के हिसाब से यदि बात करें तो ट्रांसफॉर्म करना है हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर एलोकेशन को, कि भाई वो कैसे करके इफ़ेक्टिव हेल्थ आउटकम लेकर के आए। इसके लिए बहुत सारे क्रिटिकल फैक्टर सामने निकल कर के आते हैं, जैसे कि स्टेट की फिजिकल कैपेसिटी कितनी है,
कि वो जो एक्स्ट्रा खर्चा उत्पन्न हो रहा है स्कीम का उसको वो वहन कर सकें। साथ ही साथ एड्रेसिंग अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल काज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज, ह्यूमन रिसोर्स जो शॉर्टेज है उसको कैसे करके कम किया जा सकता है, कैसे करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोसेस को, ताकि स्कीम को एग्जीक्यूट किया जा सके एंड ग्रांट्स प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाएं तो एक न्यूज़ आई है ईपीएफओ से रिलेटेड। हाल फिलहाल में देखा जाए ईपीएफओ की तरफ से घोषणा करी गई है कि अब आप देश के किसी भी बैंक से पेंशन ले सकते हैं। 78 लाख पेंशन धारकों को इससे लाभ होने वाला है और ये स्कीम 1 जनवरी से लागू होने वाली है। तो ईपीएफओ की पेंशन योजना के दायरे में आने वाले जितने भी पेंशन धारक हैं, सरकार ने एक तोहफा दिया है। अब पेंशन धारक किसी भी बैंक या फिर उसकी ब्रांच से पेंशन ले सकते हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, एसबीआई में आपका अकाउंट है तो आप एसबीआई जाएंगे तभी आपको पेंशन मिलेगी। आप किसी भी बैंक जा कर के अपना पेंशन ले सकते हैं। ये स्कीम 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि ये पहले लंबे समय से चली आ रही डिमांड के चलते हुए ही ये फैसला सरकार ने लिया है। तो जो केंद्रीकृत प्रणाली पेंशन भुगतान आदेश है, पीपीओ है, को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित करने की जरूरत के बिना पूरे देश में पेंशन का निर्बाध वितरण अब हो पाएगा। देखिए, यदि एक बैंक से दूसरे बैंक में से लेना रहता ना तो क्या करना पड़ता, पीपीओ को एक जगह से दूसरी जगह हमको ले जाना पड़ता, लेकिन अब वैसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे फ़ायदा किसको मिलेगा, जैसे कि मैं यदि रिटायर हो जाता हूँ, रिटायरमेंट के बाद अपने गांव चले जाता हूँ, जैसे मैं एमपी से हूँ, छत्तीसगढ़ में मेरी जॉब है, तो सेवानिवृत्ति के बाद अब मैं वहाँ से पेंशन ले पाऊँगा, मेरे को छत्तीसगढ़ आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्कीम 1 जनवरी 2025 से चालू होने वाली है।